राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ है भाई अभिषेक तिवारी जी, पटना से जुड़ रहे हैं। अभिषेक भाई राम राम। राम राम बाबा जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभिषेक भाई, क्या हाल है वोट अधिकार यात्रा का? कल कार्यकर्ता बहुत आए, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता आए, पत्रकार भी जुड़े, और कार्यकर्ता और पत्रकारों को मिलाकर के जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं आया। दिक्कत यह है कि आम बिहारी इस वोट यात्रा में जुड़ा नहीं। ये क्यों नहीं समझ पाते, उसका कारण है। देखिए, इनको लगता है कि बिहारी जो है ना, वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक सीमित है। लेकिन बिहार और यूपी के साथ पूर्वांचल के लोग इस बात से तुरंत रिलेट करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चुनाव जो है ना, ये विधानसभा लोकसभा नहीं होता है। जहां एक एक आदमी का कैलकुलेटेड वोट हो जाता है, वो है प्रधानी का चुनाव, मुखिया का चुनाव। उससे बड़ा कोई चुनाव नहीं होता। और मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हर एक व्यक्ति हाथ पे वोट कैलकुलेट करके रखते हैं, हथेली पर। इस गांव में 53 वोट, अगले गांव में 56 वोट। वहां वोट में और वोटर आईडी कार्ड में कोई सेंधमारी करे, वोट चोरी करे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना क्लोज चुनाव नहीं कहीं होता। उसी प्रकार से हमारा शहरों के अंदर, बिहार, यूपी, अब तो पूरे देश में वैसे होता है, वार्ड चुनाव, वार्ड मेंबर्स के चुनाव, कारपोरेशन के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। वार्ड चुनाव दो मोहल्ले के बीच होता है। दो मोहल्ले में कितने लोग? 1000 परिवार। 1000 परिवार ऐसे हथेली पर गिने हैं। ये शर्मा जी का घर है, वो वर्मा जी का घर है, वो यादव जी का घर है, वो पटेल साहब का घर है। इसमें 4 मेंबर, 3 मेंबर, 2 मेंबर बेंगलुरु में बाहर है। एकदम हाथ पे गिना हुआ है। आप बताइए, उसको आप समझाएंगे कि मोदी वोट चोरी करेगा तो क्या बोलेगा? अरे यार, जाओ बाहर निकलो, किसी और को पागल बनाओ। यहाँ पे हाथ पे वोट गिने हुए हैं हम लोग। अच्छा, कमाल की बात यह कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाह के भी ये बात नहीं बोल पा रहे हैं, और राजद कार्यकर्ता ये सब जानते हैं, लेकिन वो विवश हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से ही देखना चाह रहे हैं कि भाई, कॉन्ट्रैक्ट किलर राहुल गांधी, जिसने कांग्रेस का ही सर्वनाश कर दिया, वो अब राजद का सर्वनाश करके मानेगा। तो वोट यात्रा चल रही है, बढ़िया चल रही है। जिस थार गाड़ी में ये लोग बैठे थे, वो थार गाड़ी 2 बार ओवर स्पीडिंग का पिछले साल उस पे चालान कट चुका है। ये बताता है कि भाई, इनके लिए ये महत्वपूर्ण भी नहीं रखता। बोला ओवर स्पीडिंग तो क्राइम मानबे नहीं करते हैं हम लोग, ये सब तो छोटा मोटा क्राइम है, इसको क्राइम में बोलना ही नहीं चाहिए। भैया, जिस गाड़ी पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे हैं, उस गाड़ी का अगर ओवर स्पीडिंग का चालान कट ही गया तो कोई चालान है? वो तो कार्यकर्ताओं को यूं ही भर देना चाहिए था। लेकिन ये मैं बताता है रूपरेखा जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो आईएएस आईपीएस जब सेलेक्ट होते हैं, तो इनको पहली पोस्टिंग आईएएस को मिलती है एसडीएम की, जी जो कि ऑफिसर रैंक का लोएस्ट रैंक मान लीजिए उसको। जी और आईपीएस को मिलती है डिप्टी एसपी की, सीओ की पहली पोस्टिंग, जिससे वो लोएस्ट लेवल पे फंक्शनिंग को समझ सके कि आखिर सिस्टम काम कैसे करता है। वो डायरेक्ट उसको एसएसपी और डीजी और डीआईजी नहीं बना दिया जाता है। उसको वो कहते हैं, बेटा अभी आए हो, सीखो। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सीओ भी सही, डिप्टी एसपी भी सही लेवल नहीं है। हर आईपीएस को मिनिमम 1 साल एसएचओ की ड्यूटी करवाइए। थाना कैसे चलता है, थाने में कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे फरियाद होती है, कैसे कैसे दबाव आते हैं, एसएसपी साहब से क्या इंस्ट्रक्शन आती है, डीजी साहब का क्या है, नेताजी क्या बोलते हैं, किसको पकड़ो किसको छोड़ दो, किससे कितना पैसा लेना है, दलाल कैसे आते हैं था, ये सब तो एसएचओ लेवल की बात है ना। तो आईपीएस की ट्रेनिंग एसएचओ से शुरू होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूं जरा राजनीति के इन नेपो किड्स पे।
नेपो किड्स की सर एक समस्या है कि जब ये पैदा होते हैं ना, तभी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। बिल्कुल। इनको राजनीति की बेसिक्स की जानकारी है नहीं। ये क्या जाने कि ग्रासरूट लेवल पे क्या पॉलिटिक्स चलती है, ग्रासरूट लेवल की समस्याएं क्या है, ग्रासरूट लेवल सोचता कैसे है, ग्रासरूट लेवल पे समाज फंक्शन कैसे करता है, वोट कैसे बनता है, कैसे कटता है, कैसे लूटा जाता है और कैसे पड़ता है, ये इसकी पहली पाठशाला ग्राम प्रधानी है। अब राहुल जी ने या तेजस्वी क्या जाने ग्राम प्रधान। मैं तो एक मजाक में एक बात कहता हूं कि मोदी और अमित शाह चाहे 3 बार लोकसभा जीत गए, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है। भगवान न करे कभी प्रधानी लड़नी पड़ जाए। प्रधानी लड़ेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है प्रधानी में हार जाए मोदी और अमित शाह, हार जाए। यही मैंने कहा कि जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना, उनको बेसिक्स पता नहीं है इस देश का, इस देश का स्ट्रक्चर पता नहीं है। तो खैर अब तो कर दिया, उनको तो लगा यूरेका यूरेका यूरेका, जैसे आर्किमिडीज ने यूरेका करके उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया। तो चलिए वो तो नंगा हुआ, तो कुछ विज्ञान के सहारे कुछ दुनिया को दे गया, एक सिद्धांत दे गया। लेकिन ये तो नंगे भी हो रहे हैं और बर्बाद भी हो रहे हैं। अभी तक देखिए, मीडिया में और राहुल गांधी की टीम में एक अंतर है। मीडिया 1 साल बाद राहुल गांधी को हर साल कवर पेज पर लेके आती है और कहती है अब ये आदमी मैच्योर हो गया। इसके बाद इनके पीआर एजेंट्स आते हैं। पीआर एजेंट्स को भी ग्राउंड के इलेक्शंस का पता नहीं, ये खुद ही ये आईआईएम आईआईटी वाले भरे गए हैं, इनको खुद ग्राउंड का और वोट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फंक्शन होता है यहाँ का इलेक्शन कमीशन, कुछ पता नहीं। फिर आता है उनका नंबर, पीआर अलग और ये अलग। वो जैसे आते हैं कहते हैं नहीं तुम, चूंकि मैं मूर्ख तो हरकतें मूर्खतापूर्ण वाली कराएंगे। फिर जनता कहती है साला इंडिया टुडे झूठ बोल रहा था, ये कोई मैच्योर नहीं है, ये 20 साल बाद भी वही घिसा हुआ आदमी है, इसको पता नहीं है भारत क्या है। तो होता क्या है, आपकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है, आपका उम्र बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप जो है वोटर से उतने दूर होते जा रहे हैं। नहीं सीख सकता, इसको कोई पॉलिटिक्स सिखा नहीं सकता। और ये बात सही, हम बिहारी एक बात कहते हैं कि बबुआ राजनीति जौन बानू वो कोई सिखा ना सके, मतलब राजनीति कोई सिखा नहीं सकता, वो तो अंदर है। आप समाज में जितना जुड़िएगा, समाज में रहिएगा, उतना आपको पता चलेगा कि राजनीति किसको कहते हैं। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने वालों से पूछ लीजिए वोट चोरी होता है नहीं होता है, और गांव में कितने ऐड हुए हैं, जीरो हाउस नंबर 0 क्या होता है। प्रेस कर रहे थे ना वो पीपीटी पे कि हाउस नंबर 0 कैसे है। मैंने उसी दिन सर पीट के कहा इसको तो ये भी पता नहीं कि इलेक्शन फॉर्म कैसे भरते हैं। आप ये पीपीटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों का हाउस नंबर 0 कैसे है। इसका मतलब जिसने पीपीटी डिजाइन किया उसको पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कैसे फिलअप होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके थ्रू पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने देखा तो होगा, मैडम से चेक तो कराया होगा कि मैडम देखो तो ठीक हुआ है कि नहीं। उनको भी नहीं पता। तो जब पूरी टीम को पता नहीं तो राहुल गांधी को कैसे पता। अब आते हैं मोदी के अंदर। मोदी को सब कैसे पता। मोदी 30 साल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी का नाम है संघ, और उसका वो रहे हैं प्रचारक। प्रचारक जैसे ही आप बनते हैं आपको घूमना होता है देश का कोना कोना, और जो देश का कोना कोना 30 साल तक भ्रमण करे, एसी स्लीपर में, लोकल मतलब जनरल क्लास में, बस में, ट्रक में, टेम्पू में बैठ करके, उसका मुकाबला फॉर्च्यूनर में बैठ करके सीधे सीएम बनने वाले कर पाएंगे या पीएम बनने वाले। इस डिफरेंस को लोग समझ नहीं पा रहे, और इसीलिए हर बार नरेंद्र मोदी उनको मात दे रहे हैं। मुझे याद है कि 2013 में, इसको कंप्लीट कर लूं, आपके दर्शक जरूर सुने इस बात को।
2013 में नरेंद्र मोदी जब लाल किले का एक मॉडल बनाया हुआ था स्टेज पर और भाषण कर रहे थे, तो घमंडी कांग्रेसियों ने कहा, हाँ तो बस फर्जी लाल किले से ही भाषण दे सकते हैं, ओरिजिनल लाल किला नसीब नहीं है। समय पलटता है और 2022 से कह रहे हैं सारे इनके पत्रकार, अलकायदा मीडिया और राहुल गांधी के सारे चाटुकार आईटी से लिया, बस अंतिम भाषण है। और कमाल की बात है कि ये बात पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा नामी गिरामी यूट्यूबर पहले पत्रकार हुआ करता था, अब वो भी खैनी मल के कहता है। तो ऐसा लगा कि भाषण के बाद ये मोदी जी का आखिरी भाषण, लेकिन वो आखिरी भाषण हो नहीं रहा है, तो तड़प है, बेचैनी है। अब इसका उपाय क्या है सर? मैं अभिषेक भाई बड़ी मजेदार एक किस्सा बताता हूं। 2014 का चुनाव चल रहा था, मंडी शहर है हाँ, हिमाचल में, वहां एक जनसभा हो रही थी। तो आमतौर पे मुख्य वक्ता को मंच पर या सामने बैठे कुछ लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं और वो फिर उसमें से आदरणीय फलाने, आदरणीय ढेकाने, हाई हाउ हाउ हाउ, वो पढ़ता है, उसके बाद अपना भाषण शुरू करता है। मुझे याद है मोदी जी खड़े हुए और सुनिए, ऐसे मंच पे ऐसे पीछे मुड़े और एक तरफ से मंच पे बैठे हुए लोगों का नाम बोलना शुरू किए मेमोरी से, क्योंकि वो सब लोकल राजनेता थे, हिमाचल के कार्यकर्ता थे। उसके बाद सामने जो लोग बैठे थे उन सब का नाम फलाने जी, फलाने जी, फलाने जी, फलाने जी, फलाने जी, कम से कम 20 नाम बोले मोदी जी ने बिना नाम कागज से पढ़े। उसके बाद बोले कि हिमाचल का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं पैदल नहीं पहुंचा और ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां मैंने किसी कार्यकर्ता के घर रात्रि प्रवास नहीं किया, भोजन ये ठीक नहीं। बात उन्होंने बोले थे। और वो हिमाचल के प्रभारी सिर्फ 2 साल रहे थे जी, और इस तरह उन्होंने तकरीबन 22 स्टेट्स के प्रभारी रहे हैं। 22 स्टेट ऐसी हैं जहां मोदी जी हर ग्राम पंचायत में पैदल या मोटरसाइकिल से पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये तो भाई नेपो किड्स का सर एक दुर्भाग्य होता है सर। ये एक बात बताऊं, मैं हमेशा नेपो किड्स के बारे में एक बात कहता हूं कि इन बेचारों, ये तो वो बात हो गई कि गामा पहलवान की कुश्ती जो है आप एक नौसिखिए बच्चे से गली में कराते हैं। सर नेपो किड्स बेचारे एक तो एसपीजी सुरक्षा में पैदा होते हैं, ठीक है, और सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। उन बेचारों को ट्रेनिंग आखिर, अगर कोई नेपो किड ट्रेनिंग लेना भी चाहे तो आखिर लेगा कैसे? नेपो किड दून स्कूल का पढ़ा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पढ़ के आया है, अमेरिका पढ़ के आया है, वो कैसे मोदी का मुकाबला करेगा भाई? तो एक तो ये मुकाबला ही अनइवन है। एक मिनट, इसलिए लोग कहते हैं ना, देयर शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक, भाजपा में भी कोई नेपो किड लाओ तब मुकाबला सही होगा सर। हाँ ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। भाजपा में भी नेपो किड है और कहा एकदम ग्राउंड जीरो पर नाक रगड़ा है। देख लीजिए पंकज सिंह को, हाँ। नाक ही रगड़ रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी किसी तरह जीत रहे हैं। किसके नेपो किड? उसमें भी टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूं, किसके नेपो किड है? दर्शकों को पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। कह देंगे ना टिकट फाइनल है, लेकिन परफॉर्मेंस कराना पड़ता है। और यही नहीं, कार्यकर्ताओं से 5 साल जितना पंकज सिंह मिलता है ना, मैं खुद गवाह हूं इस बात का, मैं सर खुद गवाह हूं। वो आदमी को दूसरे दिन पता चल गया कि वो राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ पंकज सिंह है। जिस दिन वो विधायकी का उनको टिकट 2000, आपको याद होगा कि यूपी का जो कटा था 2012 वाला चुनाव, उसी दिन उनको पता चल गया कि ना, वो राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है। 2017 में मिला। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकता है,
आप अपने बच्चे को पहले दिन से बताइए कि घूमो। ये जो फर्जी बातें करते हैं कि मैं और प्रियंका जाकर के ले ही लगा के पोस्टर साटते थे, ये दूसरे दिन एक्सपोज हो जाता है। मैं कहता हूं कि आप अपने लिए बनाइए, रास्ता निकालिए। कई देखिए, एक साथ पदार्पण, चूंकि आप भी अजीत सर वाले आईडी से फिल्मों की बहुत बात करते थे और मैं भी, मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, उससे बहुत सीखा है मैंने। एक साथ दो एक्टर्स का पदार्पण हुआ बॉलीवुड में, एक ऋतिक रोशन और एक अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन का दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही फिल्मी पर्दे पर आए, विश्लेषकों ने लिखा एक्टर के अंदर अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं। ऋतिक रोशन के लिए लिखा राकेश रोशन से कहीं आगे की चीज है। मुझे याद है, अब राकेश रोशन उतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन जरा ऋतिक रोशन के हम परिश्रम को देखें। जिमिंग सीखना, जिमिंग जाना, डांसिंग करना, जिस पहले फिल्म में उस समय परफेक्शन की आवश्यकता थी, वो सारा परफेक्शन वो आदमी पहले फिल्म से दे के गया है। अभिषेक बच्चन के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो 17वीं 18वीं फिल्म जब मणिरत्नम की आई तो पता चला ये एक्चुअली अमिताभ बच्चन नहीं, अभिषेक बच्चन है, और इस अभिषेक बच्चन के अंदर कुछ और कलाएं हैं। ये जब उस फील्ड का काम करेगा तो अलग दिखेगा। फिर वो गुरु फिल्म आई, अमिताभ बच्चन से एकदम अलग थी। फिर बंटी बबली आई, दोनों बाप बेटे साथ में थे और बेटे ने बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी को नहीं पकड़ा और अलग छाप बनाई। फिर आई सरकार राम गोपाल वर्मा की, और यहां से अभिषेक बच्चन के लिए उनके भी आलोचकों ने लिखा कि ये निसंदेह अमिताभ बच्चन नहीं, अभिषेक बच्चन है। तो अपने लिए आपको स्पेस ढूंढना पड़ेगा। ये जीवन बहुत क्रूएल है। निदा फाजली साहब की सॉरी सुदर्शन फाकिर जी की गजल है ना, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, उसमें एक लाइन बहुत खतरनाक है, लेकर चले थे हम जिन्हें वो जन्नत की भीड़ थी। तो ये जो भीड़ है ना, ये नहीं रुकेगी। आपको इसमें स्ट्रगल तो करना है सर, और जीतना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी अब के लिए मेरा सर एक सवाल है आपसे। परसों सासाराम में मैंने देखा कि लालू और तेजस्वी राहुल के बनाए हुए एजेंडे पे चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। राहुल अब एनडीए अलायंस का एजेंडा बना रहे हैं, और भाई तेजस्वी फॉलो करे चले, भाई तेजस्वी से सीनियर है राहुल, उम्र में बड़े हैं, अखिलेश से भी शायद बड़े ही होंगे। लालू क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है इन लोगों की, इन दोनों की, अखिलेश तेजस्वी दोनों को बताइएगा। मैं बता दे रहा हूं सर। आपने सिर्फ एक फ्रेम देखा। आप ही के चैनल पे संभवतः मैंने एक बात कही थी कि लालू जी का ये काम नहीं कर रहा है, बहुत रटी रटाई बातें बोलते हैं, एक पैच में फंस गए हैं। आपको उनका भाषण याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि लागल लागल झुलनिया मेला बलम कलकत्ता में, चलो बलम कलकत्ता चला। ये आपको पता है ये संवाद वो कब बोलते थे? जब लाठी पिलावन तेल भेजावन रैली होता था। वो उस फ्रेम में फंस गए हैं। वो लोगों को पहचान तक नहीं पाते हैं। बस कुछ बुढ़ापे में जो चीजें रिकॉल होती हैं, पुरानी बातें, वही। तो उनका अपना एजेंडा बनाने वाला अब ब्रेन है ही नहीं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जो चीजें हैं, जितना समझा दिया गया उससे ऊपर चीजें नहीं है। अब तेजस्वी यादव की क्या व्यवस्था है? तेजस्वी यादव जो बड़ा बरगद का पेड़ लालू प्रसाद यादव के नीचे वो पनपने का प्रयास करें, वो संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के रिलेशनशिप किसके किसके साथ थे? वो कहने को उनके लिए कहा जाता है कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन मैं बता दूं, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगतानंद, बिहार के दो हैवीवेट राजपूत नेता, और जो कभी अलग नहीं हुए राजद से। क्या उनके बेटों में वो दम था? नहीं था। एक तो वो पीढ़ी चेंज है। जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज हुई तेजस्वी यादव के साथ, कि तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि आईटी सेल के कारण चुनाव जीता जा सकता है। और ये जो आईटी सेल हैंडल करा रहे हैं, ये तो खुद हरियाणा से, इनको बिहार की पॉलिटिक्स का समझ नहीं है। ये सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, मंडल पार्ट 2 खेलना चाह रहे हैं, और इससे बिहार में लग रही है आग, और लोग कह रहे हैं कि भाई इना सुधरी। ठीक है,
अब आते हैं अखिलेश यादव वाले। सर आपने 2014 की बात याद दिलाई, मैं 2024 की, एकदम 1 साल पहले की। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है सर कि अगर 20-30 सीट एक्स्ट्रा आ गया होता तो हम सरकार में होते। अब सर आप मुझसे इतने सीनियर हैं और दद्दा आप न जाने कितने सालों से फेसबुक पे जब हम लोग छोटे छोटे 2 लाइनर लिखा करते थे तो आपके लंबे लंबे पोस्ट आते थे। दद्दा आप ये बताओ, मैं चूंकि आपको 2014 से दद्दा ही बोल रहा हूं तो निकल जाता है, बुरा मत मानिएगा, सब लोग तो आपको बाबा आप बोलने लगे हैं, लेकिन आप नहीं नहीं ये नहीं बताइए, जी बात ये है इस पूरे टर्मोलॉजी को हम समझे कि अगर 30 सीट निकालना है एक्स्ट्रा तो कहां से निकालेंगे? बंगाल से निकलेगा नहीं, गुजरात से निकलेगा नहीं, मध्य प्रदेश में सामने सामने की ही लड़ाई है, कर्नाटका में सामने सामने की ही लड़ाई है, तो आप बिहार और यूपी में ही तो खाएंगे। भाजपा का खा नहीं सकते भोजन, वो शाकाहारी है। आपको जाना है राजद और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर तोड़ना है। कोर वोटर क्या तोड़ना है? मुसलमान वोटर तोड़ना है। तो जरा यात्रा का मैप निकाल लीजिए। अब तेजस्वी ना समझ है तो इसके लिए हम क्या करें? राहुल गांधी तो अखिलेश यादव तो फिर भी बैरिकेड फांद करके लाइमलाइट ले गया कि मुसलमानों ओरिजिनल तो तुम्हारा ही हो। अब इस खेल को राजद वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? प्लानिंग यही है कि किसी दिन तो वो टाइम आएगा। अब आज ये वाला चुनाव आरजेडी हार गई, 5 साल बाद लालू प्रसाद यादव रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात का पता नहीं, उसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, और जब नहीं रहेगी तो बट ऑब्वियस है, बट नेचुरल है, ये परिश्रम काम आ जाएगा। ये मुसलमान वोटर कहां जाएगा? तब ये मुसलमान वोटर कहां जाएगा सर? यही तो खेल है, यही तो षड्यंत्र है। नहीं तो इतनी सिंपल सी बात तेजस्वी या अच्छा लालू पंगु हो गए हैं, जगदा बाबू तो है ना। देखिए जगता बाबू है, लेकिन अब जगता बाबू तेजस्वी के सलाहकार नहीं है, दोनों में अच्छा अंतर है हो ना। वो लालू यादव के हो सलाहकार। अच्छा आखिरी प्रश्न, जी इस बिहार चुनाव में विपक्ष का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर नीतीश को या एनडीए को हटा दो, हमको ले आओ, मुद्दा क्या है? किस मुद्दे से गए हैं पब्लिक के बीच? किस मुद्दे यही तो पेच फंसा हुआ, यही तो भाजपा के चक्रव्यूह में ये फंस गया। उनको करना था सीट शेयरिंग। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अब टिकट बंटवारे से लेकर के इसका कंप्लीशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक से तो कहानी शुरू हो जानी है। उसके बाद 10 दिन आपको मिलेगा टिकट को जो कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट करने का टाइम। कब चुनाव की तैयारी करेगा? आप तो वोट यात्रा पे निकले हैं, वोट बचाओ आप कर रहे हैं। ये कैसे एसआईआर के चक्रव्यूह में फंस गए हैं इनको पता भी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर अभिमन्यु वाली भी कला नहीं है कि कम से कम घुसे, निकलना तो बाहर की बात है। इस जिस चक्रव्यूह में घुसे हैं, 1-1.5 महीने से आरएसएस का कैडर और कार्यकर्ता पूरे बिहार में घूम रहा है। सर मैसेज क्लियर है कि बहुत कुछ इन्वेस्ट हो चुका है बिहार में, अभी राजद नहीं आना चाहिए। और ये कहां फंसे हुए हैं? ये राहुल गांधी के साथ वोट बचाओ, वोट यात्रा, वोट चोरी, जो मैंने पहले ही लाइन में एक्सपोज किया कि यहां बिहार में सबसे बड़ा चुनाव विधायकी और सांसदी का नहीं होता है, प्रधानी का होता है। हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच कुछ लोग कहते होंगे। तो ये कॉमन सेंस, अब आपने तो खुद एक्सप्लेन किया कि नेपो किड्स के साथ ही समस्या है कि वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इस फील्ड का जो है मतलब मास्टर ब्लास्टर, और सामने स्टीव टिकोलो बन के खेल रहे हैं। कैसे होगा सर? तुलना नहीं है ना। जी अंत में एक लाइन पीके पे, जनसुराज। जनसुराज के मुद्दे हैं, ऑफर करने को बहुत कुछ है।
सुना सुना सा लग रहा है। कभी हम भी फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु के मी अन्ना आंदोलन से ऐसे ही जुड़े थे। सुनी सुनी सी चीजें हैं, सुना सुना सा ऑफर है, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, तो बीजेपी का कैडर वोट तोड़ना कैसे तोड़ेंगे आप? बीजेपी का कैडर वोट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए तोड़ने के लिए, कि आप सेकुलरिज्म का जो झूठा दिखावा करते हैं, स्वांग करते हैं, झूठे सेकुलर नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के तो अच्छे अच्छे लोग, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई नहीं तोड़ पाया, ना भाजपा तोड़ पाई, ना राजद तोड़ पाई। नीतीश का कैडर वोट तोड़ना किसी के बूते का नहीं है। और लोजपा पासवान का पार्टी है भाई, वो पासवान मतलब चिराग पासवान। वोट का सीधा सीधा समीकरण है, जो समझ जाए वो नोएडा दफ्तर का पत्रकार नहीं होगा। और नोएडा दफ्तर के पत्रकार हवा में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा जल्दी पेस बढ़ा लिया। अगर स्लॉग ओवर में जाते, संभवतः ये पेस जनसुराज सितंबर अक्टूबर में पुश करती तो ज्यादा डेंट होता। लेकिन जब आप पहले पेस में आ जाते हैं, तो जब असली खेल शुरू होता है, वहां पर आप नीचे हो जाते हैं। ये जनसुराज के साथ समस्या है। तो चलिए अभिषेक भाई, बिहार पे चर्चाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि अब तो अगला 2 महीना बिहार चलना है। और जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने जीवन में ये उनका वाटरलू सिद्ध हो सकता है बिहार, क्योंकि अब वोट चोरी के मुद्दे पर इतना बड़ा मुद्दा उठा के, इतना बड़ा एटम बम के बावजूद अगर बुरी तरह चुनाव हारते हैं, तो अब क्या मुंह दिखाएंगे। और मैं तो कहता हूं बाहर बाद में मुंह दिखाना है, पहले अपनी बहन को, अपने जीजा को, पहले घर में तो अपनी सबसे पहले तो बहन और जीजा हैं। वही बात है, एकदम ठीक बात। तो अभिषेक भाई, आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चर्चा बहुत यहीं बहुत आज प्रणाम। समाप्त करेंगे, दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।